Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So first of all, a very happy new year to all of you. I hope you had a great end of the year and a new beginning of the year. So if you have any problem regarding our last topics, you can ask me now. No, ma'am, no problem. What about others? बाकी बच्चे भी बताएंगे। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ें फिर। Ma'am, no problem. ओके, तो हमने शुरू करा था कॉन्सिक्वेंसेस। क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे थे जो इमरजेंसी लगा दी थी, उसके बाद के क्या सिचुएशंस रही थी, वो पढ़ रहे थे हम। और अब हम पढ़ेंगे कि जब ये इमरजेंसी लगाई गई थी तो वहां पर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एक एक्सटेंसिव यूज़ किया था, बहुत ज़्यादा यूज़ किया था प्रिवेंशन डिटेंशन का। डिटेंशन का मतलब पनिशमेंट ही होता है। तो इस प्रोविजन के अंडर क्या हुआ था, काफी सारे लोगों का अरेस्ट हुआ था, काफी लोगों को अरेस्ट किया गया था और उनको डिटेन कर दिया गया था, और उनको ये भी नहीं बताया गया था कि आपने क्या क्राइम किया है। और कईयों को तो इसलिए कर लिया था कि सिर्फ एक होता है ना कि एक अजम्पशन कि ये आगे जाकर के कोई ना कोई ऑफेंस क्रिएट करेंगे, ऑफेंस करेंगे ये, इसलिए भी उनको अरेस्ट कर लिया गया था। अब ये प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट जो है, इसका इस्तेमाल किया गया था सरकार के द्वारा बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे किया गया था। और ये किया गया था कब, जब इमरजेंसी उन्होंने लागू कर दी थी, ठीक है। कई सारे पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं उन्होंने कोशिश करी थी हेबियस कॉर्पस पिटीशन जो होता है उसका यूज करने की। आई होप आपको पता हो हेबियस कॉर्पस क्या होता है, आपने 11th क्लास के अंदर ये पढ़ा है। एनी आइडिया? कोई गेस करना चाहेगा, कोई आंसर देना चाहेगा? आता है तो बोल दो आता है, नहीं आता है तो बोल दो कि नहीं आता है। एटलीस्ट रिप्लाई किया करो। No, ma'am. मैम मैम यस। मैम हिबियस कॉर्पस को मैम एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, आपको कुछ आइडिया हो उस टर्म मैम के बारे इट में? इज मैम ये जो टर्म है मैम रिलेटेड टू जुडिशरी है, और मैम इस ये एक रिट है जिसे मैम दिस इज अ रिट जिसके अंदर ऐसा ऑर्डर दिया जाता है मैम समथिंग रिलेटेड टू मैम कि आप नहीं रख सकते किसी जेल जेल में किसी को, ओके गुड। मतलब कोई और करना चाहेगा? मजिस्ट्रेट के सामने आपको लाना पड़ेगा। नाइस गेस। यस मैम, इट इज अ रिट। मैम इसके अंदर प्रिजनर के प्रोटेक्शन के लिए ये मतलब एक रूल की है। ओके गुड। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये जो हेबियस कॉर्पस है कि कोई व्यक्ति अगर इसके साथ में कुछ बुरा हो रहा है तो उसके बिहाफ पर कोई और दूसरा व्यक्ति जो है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या किसी भी कोर्ट के अंदर, वो अपील दायर कर सकता है, ठीक है। उसके हित में जो है वो वहां पर केस दर्ज कर सकता है, फाइल कर सकता है। ये होता है हेबियस कॉर्पस। अब यहाँ पर क्या हुआ था, इमरजेंसी के दौरान बहुत ज्यादा लोगों की अरेस्ट किया गया था, और कोई रीजन भी उनको प्रॉपरली नहीं दिया गया था, और कईयों को तो सिर्फ इसलिए कर दिया गया था कि उनको उम्मीद थी कि आगे जाकर के कोई ना कोई ऑफेंस कमिट करेंगे, तो इसलिए भी कर लिया गया था। तो जो हेबियस कॉर्पस का यूज है, ये जो अपना इस्तेमाल है कि भाई जिनको अरेस्ट किया गया है उनके बेसिस पर, मतलब उनके उस पर कोई और व्यक्ति जाकर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल करे उनके बिहाफ पर कि भाई इन लोगों को क्यों अरेस्ट किया गया है, क्या इसका रीजन है। तो ये हेबियस कॉर्पस का यूज भी उस समय बंद कर दिया गया था, उसको भी आप चैलेंज नहीं कर सकते थे, यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही थी कि ये नेसेसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि अभी जो ये अरेस्ट हुआ है वो इमरजेंसी के दौरान हुआ, तो इमरजेंसी में आप हेबियस कॉर्पस का भी यूज नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये चीज बोली गई थी उस समय। अब ये काफी लंबा पैरा है, तो पहले इसको आधा लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में बाकी का आधा आपको एक्सप्लेन करेंगे। The government made extensive use of prevention detention. गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था prevention detention का. Under this provision, people are arrested and detained not because they have committed any offense, but on the apprehension that they may commit an offense.
अब इस प्रोविजन के अंडर लोगों को अरेस्ट किया गया था और डिटेन किया गया था, बस इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई गलती करी है, कोई क्राइम किया है, बल्कि इस बेसिस पे किया गया था कि ये आगे जाकर के कोई ना कोई ऑफेंस कमिट कर सकते हैं। Using Prevention Detention Acts, the government made large-scale arrests during the emergency. प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट का इस्तेमाल करके सरकार ने बहुत बड़े लेवल पर अरेस्ट करे थे लोग इमरजेंसी के दौरान। Arrested political workers could not challenge their arrest through habeas corpus petitions. जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे, उनको अरेस्ट किया गया था, ऑपोजिशनल पार्टी के लोगों को अरेस्ट किया था अधिकतर इस दौरान, तो वो लोग चैलेंज नहीं कर सकते थे हेबियस कॉर्पस पिटीशन का कि उनकी अरेस्ट क्यों की गई है, क्यों उनको अरेस्ट किया गया है। अब क्या हुआ था, कई सारे केसेस जो है फाइल किए गए थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है, जो अरेस्टेड लोग थे उनके बिहाफ पर, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो क्लेम कर रही थी कि जरूरी नहीं है, ये इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं है कि भाई इनकी अरेस्ट क्यों की गई है, किस रीजन के कारण इनको अरेस्ट किया गया है और क्या ग्राउंड बेसिस है इनकी अरेस्ट का। कई सारे हाई कोर्ट जो है उन्होंने जजमेंट दिए, ठीक है, डिक्लेरेशन दिया जब इमरजेंसी का डिक्लेरेशन हुआ कोर्ट के तहत कि भाई ये हेबियस कॉर्पस रिट जो है इसका आप यूज नहीं कर सकते हो, चैलेंज नहीं कर सकते हो, फीमेल हो या मेल हो उसके डिटेंशन को चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, उस पर उन्होंने अपने जजमेंट दिए। अप्रैल 1976 के दौरान क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने ओवररूल किया हाई कोर्ट को और एक्सेप्ट किया कि गवर्नमेंट ने जो अपनी गुहार लगाई थी, प्ली लगाई थी कि भाई अभी इसका मतलब ये था कि इमरजेंसी लागू कर दी है सरकार ने, तो किसी भी सिटीजन के राइट्स जो है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो ले लिए जाते हैं। जैसा कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत में भी पढ़ा था, इमरजेंसी का जब ये टॉपिक शुरू हुआ था, यहाँ पे बताया गया था जब कहीं इमरजेंसी लागू कर दी जाती है तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी ले लिए जाते हैं, ठीक है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किए गए हैं बेसिक राइट्स जो है वो भी ले लिए जाते हैं और सारी पावर्स जो है वो किसके पास चली जाती है, गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो जब ये ओवररूल करा सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट और बाकी जो उनके जो जजमेंट दिया गया था उस सब ओवररूल किया और सरकार की बात को ऊपर रखा उन्होंने। इसमें बोला गया कि सारे दरवाजे जो हैं जुडिशरी के लिए, जुडिशरी के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जजमेंट जो है वो बंद कर दिया गया है सिटीजन्स के लिए। और ये जो चीज थी, ये जो जजमेंट आया था ना सुप्रीम कोर्ट का कि भाई आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हमने, अब आपको कोई बेसिक आपकी जो राइट्स हैं वो आपसे ले लिए गए क्योंकि इमरजेंसी लागू है सरकार की तरफ से। तो ये कंट्रोवर्शियल जजमेंट रहा था अभी तक का, सबसे कंट्रोवर्शियल जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करते हैं। Okay. Arrested political workers could not challenge their arrest through habeas corpus petitions. Many cases were filed in high courts and Supreme Court by and on behalf of arrested persons, but the government claimed that it was not even necessary to inform the arrested persons of the reasons and ground of their arrest. Several high courts gave judgment that even after the declaration of emergency, the courts could entertain writs of habeas corpus filed by a person or challenging his or डिटेंशन। कई सारे हाई कोर्ट जो थे उन्होंने जजमेंट दिया कि भाई इमरजेंसी लागू होने के बावजूद भी लोग बाग अपनी हेबियस कॉर्पस का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और अपने डिटेंशन को चैलेंज कर सकते हैं, ये हाई कोर्ट ने बोला था। इन अप्रैल 1976 द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड द हाई कोर्ट्स। अब 1976 अप्रैल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल करा और एक्सेप्ट करा and accepted the government's plea, और जो गवर्नमेंट की गुहार थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। It meant that during the emergency, the government could take away citizens' right to life and liberty. इसका मतलब ये था कि इमरजेंसी के तहत सरकार के पास ये हक होता है कि वो नागरिकों की जो राइट्स हैं, राइट टू लाइफ और लिबर्टी, वो उनसे ले सकती है। This judgment closed the doors of judiciary for the citizens and is regarded as one of the most controversial judgments of the Supreme Court. अब सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो आया था उससे साफ क्लियर हो गया था कि जुडिशरी के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं सिटीजन्स के लिए, और ये अभी तक का जो उनका जजमेंट था जिसमें उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भाई आप यूज नहीं कर सकते हो इस चीज का, वो जजमेंट इनका सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है सुप्रीम कोर्ट का। इस पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कोई सी भी चीज समझ में नहीं आई है तो अभी आप पूछ सकते हैं। No, ma'am, it is clear. Ma'am, it is clear. बाकी बच्चे भी जवाब देंगे। You don't have to sit idly.
आपको खाली नहीं बैठना है. You can use the chat option. Okay. वेरी गुड. ओके. तो इसी तरह रिप्लाई किया करो. अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे. कई सारे वहां पर केसेस हुए थे जहां पर पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं जिनको अरेस्ट नहीं किया गया था. फर्स्ट वेव जो हुई थी उसमें, मतलब फर्स्ट वेव का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पहली लहर चली थी, अरेस्ट किया गया था जहाँ पे लोगों, तो कई सारे लोग बच भी गए थे. और वो क्या कर रहे थे, वो अंडरग्राउंड हो गए थे. ठीक है. अब होता है ना ऐसा कि जब एक साथ ही लोगों को बेवजह अरेस्ट किया जा रहा है तो काफी लोग छुप जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं. तो यहाँ पे भी वही हुआ था. कई सारे अंडरग्राउंड हो गए थे और अंडरग्राउंड होने के बाद में जब वो छुप गए थे, कहने का मतलब ये है, तो वो वहां पर ऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे प्रोटेस्ट. किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ. कई सारे न्यूज़पेपर्स जो थे जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, इन्होंने सेंसरशिप जो हुई थी उसके खिलाफ इन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया था. कैसे किया था? अब सरकार ने उस समय, अपन ने जैसे पहले भी पढ़ा था पिछली क्लास में, कि सरकार ने क्या कर दिया था, सेंसरशिप लागू कर दी थी कि आप कुछ भी छापेंगे अपने न्यूज़पेपर के अंदर तो वो हमसे पहले पूछेंगे और उसके बाद छापेंगे. आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं छाप सकते. तो इसका प्रोटेस्ट करने के लिए न्यूज़पेपर क्या करते थे, खाली ब्लैंक स्पेस छोड़ देते थे उस जगह पर कि यहाँ पर जो मेंशन करना है वो सेंसर कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ रहे थे. और मैगजीन्स जो थी जैसे सेमिनार और मेन स्ट्रीम, उन्होंने क्या किया, वो अपने आप को उन्होंने बंद कर दिया. यानी उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया क्योंकि वो इस सेंसरशिप के को मानना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने काम ही बंद कर दिया. कई जर्नलिस्ट जो हैं उनको भी जो जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लिखना चाहा या लिखा, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया. कई तो अंडरग्राउंड हो गए. न्यूज लेटर्स और लीफलेट्स जो थे वो भी अंडरग्राउंड हो गए, जो पब्लिश किए जाते थे. ठीक है. सेंसरशिप को हटाते हुए. सेंसरशिप जो है वो लोग बाग मान नहीं रहे थे, क्योंकि ये लोगों का हक होता है कि क्या देश में चल रहा है वो जानना. उनका प्राइमरी एक कह सकते हैं कि आप, उनका राइट है ये. अब जैसे आज की सिचुएशन से इसको आप कंपेयर करें तो अभी हमारे देश के अंदर कोविड सिचुएशन चल रही है. ठीक है. वुहान वायरस चल रहा है ये. अब उसमें क्या है, यहाँ पर अगर आपको प्रॉपर बताया ही नहीं जाए कि कहाँ पर कितने केसेस हो गए हैं या कितने ठीक हो रहे हैं, क्या उनका एक तरीके से अभी स्टेटस क्या है, तो आपको एक वो रहेगा ना कि यार आप अवेयर ही नहीं हो कि आपके देश में क्या चल रहा है. आपको हक ही नहीं है. क्यों नहीं है हक? क्योंकि सरकार नहीं चाहती है ये पता करना, बताना नहीं चाहती है कि अभी मेन सिचुएशन क्या है, वो किस तरीके से डील कर रहे हैं इससे. और अगर वो नहीं बता रहे हैं तो दैट मीन्स की सिचुएशन जरूर बहुत वर्स हो रही है. ठीक है. खराब होती जा रही है. इसीलिए क्योंकि लोग बाग उनके अगेंस्ट में जाएंगे अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो फिर इसीलिए ये चीज बंद की गई है. अब उस समय में क्या हुआ था, वैसे ही डिक्टेटरशिप, सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप चल रही थी. आप मेंशन नहीं कर सकते हैं ये वर्ड अपने किसी भी आंसर के अंदर, याद रखिएगा. ये मैं सिंपली आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि एक तरीके से वहां पर कांग्रेस जो है अपना पूरी तरीके से पकड़ मजबूत कर रही थी सब चीजों पर. ठीक है. तो अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं. There were many acts of dissent and resistance to the emergency. वहां पे कई सारे एक्ट्स देखने को मिल रहे थे जो पूरी तरीके से इमरजेंसी के खिलाफ चल रहे थे. Many political workers who were not arrested in the first wave went underground and organized protest against the government. कई सारे पॉलिटिकल वर्कर्स जिनको अरेस्ट नहीं किया गया था, जो बच गए थे पहली लहर जो अरेस्ट करने की चली थी उसके अंदर, और फिर वो लोग अंडरग्राउंड हो गए थे और वो वहीं से ही प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, विरोध ऑर्गेनाइज कर रहे थे. किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ. Newspapers like the Indian Express and the Statesman protested against censorship by leaving blank spaces when new items had been censored. अखबार जैसे इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमैन, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था सेंसरशिप के खिलाफ, और वो दिखाने के लिए अपने अखबारों के अंदर हेडलाइन के नीचे खाली जगह छोड़ देते थे. Magazines like the Seminar and the Mainstream chose to close down rather than submit to censorship. मैगजीन जो थी जैसे सेमिनार और मेन स्ट्रीम, उन्होंने अपने आप को बंद करना, अपना काम धंधा बंद करने के लिए उन्होंने सोचा, बजाय वो सेंसरशिप के को सबमिट करने के लिए कि भाई बहुत ही गिनी चुनी चीजें जो है वो छापे. सच्चा है कि वो छापे ही नहीं, बंद ही करते. Many journalists were arrested for writing against the emergency. Many underground newsletters and leaflets
published to bypass the censorship. कई सारे पैम्पलेट्स और न्यूज लेटर्स जो है वो कोशिश कर रहे थे, जो अंडरग्राउंड थे, यानी कि छुप करके सीक्रेट तरीके से वो काम कर रहे थे। उन्होंने कोशिश करी सेंसरशिप को बाईपास करने की, और कई सारे जर्नलिस्ट जो है उनको इमरजेंसी के खिलाफ लिखने के तहत उनको अरेस्ट भी किया गया। कन्नड़ राइटर शिवारामा करणानाथ awarded with Padma Bhushan, and Hindi writer Fenish Varnath Renu awarded with Padma Shri returned their awards in protest against the suspension of democracy. अब कन्नड़ राइटर थे और एक हिंदी राइटर थे, इन दोनों ने ही पद्म, एक को मिला था पद्म भूषण और दूसरे को मिला था पद्मश्री। इन्होंने अपने अपने अवार्ड्स लौटा दिए। अवार्ड्स लौटाने का एक जो तरीका है, एक एक्ट जो है, उसमें ये होता है, माना जाता है कि भाई ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी चीज का, इसीलिए ये अपने अवार्ड लौटा देते हैं। आज भी काफी लोग ये चीज करते हैं, जब वो सेटिस्फाई नहीं होते किसी देश में चल रही किसी गतिविधि से, तो वो अपना अवार्ड लौटा देते हैं, ये कहते हुए कि हम इस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम अपना अवार्ड लौटा रहे हैं। तो ये उस समय भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी को बहुत ही खतरे में आ गई थी, डेमोक्रेसी नहीं चल रही थी देश के अंदर, इसलिए इन्होंने लौटा दिए। By and large, though, such open acts of defiance and resistance were rare. अब इस तरह के जो एक्ट्स चल रहे थे, जिसमें ये पूरी तरीके से देख रहे थे कि हाँ, यहाँ देश का भलाई नहीं हो रही है, डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रगल कर रही है या कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ठीक है। बोल्ड डिसोबीडियंस कह सकते हो आप इसको, यानी कि बोल्ड तरीके से यहाँ पर, क्योंकि अवार्ड लौटाना ये कोई बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा ही दिए जाते हैं ना अवार्ड्स, इसलिए तो वहां पे देखा जाना ये सारी चीजें बहुत ही पहले तो रेयर हुआ करती थी, लेकिन ये सरकार के खिलाफ थी सारी चीजें, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, No, ma'am, no problem. ओके। अब पार्लियामेंट, ओके गुड। पार्लियामेंट जो है उसने कई सारे चेंजेस लेके आए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था, ये अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे। ओके गुड। बेटा अवंतिका, आप कुछ कहना चाह रहे हो? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नो प्रॉब्लम कह रहे हो तो चैट ऑप्शन में कह दो, और अगर दिक्कत है तो भी कर दो, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा आपकी। ओके, जब तक अवंतिका अपनी बात लिखती है तब आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट जो है वो कई सारे चेंजेस लेकर के आ रही थी कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि ये बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे। पार्लियामेंट जो है उसके अंदर दोनों हाउसेज में चीजें पास होती है, कोई बिल पास होता है तभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट आते हैं, तो ये भी अपनी कोशिश कर रहे थे। और जुडिशरी ने इनके खिलाफ जब किया था, बोला था कि नहीं आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो चेंज, तो इन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी और इनके पास पावर्स आ गई और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तो अब इनके हक में थी चीजें। ओके ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो थी वो बैकग्राउंड में उनके रूलिंग चल रही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जिसमें इंदिरा गांधी का केस चल रहा था, और उसी समय अमेंडमेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के तहत, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के तहत, और बोला गया था कि ये इनके खिलाफ कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कोर्ट में। कहने का मतलब ये है कि आपके देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ आप कोर्ट में केस दायर नहीं कर सकते। ये यहाँ पर अमेंडमेंट लेकर के आए थे। 42nd अमेंडमेंट जो है वो भी पास हुआ है इमरजेंसी के दौरान ही, और यहाँ पे आपने ये चीज पहले ही पढ़ी है, जिसके अंदर कई सारे चेंजेस लेकर के आए थे ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कई सारे चेंजेस के अंदर ये अमेंडमेंट में ये भी था कि ड्यूरेशन जो है लेजिस्लेचर की कंट्री की वो 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दी गई है। ये चेंज जो है ये इमरजेंसी पीरियड तक नहीं, बल्कि आगे जाकर के परमानेंट नेचर में आ गया, ठीक है। और इमरजेंसी के बाद में ड्यूरिंग द इमरजेंसी इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन किए गए थे 1 साल के लिए, ठीक है। और उसमें ये बोला गया था कि इसको किस तरीके से देखा गया था कि 1971 के बाद में जो इलेक्शंस होने थे 1978 के अंदर, 1976 के अंदर होने थे, वो उन्होंने पोस्टपोन करके 1978 तक कर दिए थे, ठीक है। तो इस तरह के ये अमेंडमेंट लेकर के आए, यानी कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेसी, जो उस समय में रूलिंग पार्टी थी, उस अपने हिसाब से मोल्ड कर रहे थे हर चीज को,
और अब आप अगर आप किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देंगे तो कितनी ज्यादा अर्थव्यवस्था हो या कोई और व्यवस्था हो वो कितनी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि आपने बेसिक रूल्स ही अपने फेवर में कर लिए। कोई आपके खिलाफ कोर्ट के अंदर आपके खिलाफ कोई याचिका नहीं डाल सकता, आप कितना ही गलत काम करें, और आपके खिलाफ कोई चीज भी नहीं। और इसको आप क्या नाम दे रहे हैं? आप इसको नाम दे रहे हैं डेमोक्रेसी नाम दे रहे हैं कि आप ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लागू कर रखी है जिसके अंदर आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो वो किस बात की डेमोक्रेसी रह गई? यहाँ पे ये मेन पॉइंट उठ रहा था कि फिर वो डेमोक्रेसी रही किस बात की। इसीलिए जो लोग अरेस्ट हुए थे, जिनको अरेस्ट किया गया था, जो इनके खिलाफ बोला करते थे कि आपकी सरकार काम सही से नहीं कर रही है, तो उनके खिलाफ उनको पकड़ के डाल दिया अंदर, हेबियस कॉर्पस का हक छीन लिया उनसे। फिर उसके बाद में क्योंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ पहले ही एक दर्ज कर दिया गया था ना कि इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि भाई ये इन्होंने गलत तरीके से इनके इलेक्शन वैलिड ही नहीं है, इन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन जीत करवाए हैं और फिर जीते हैं और फिर ये प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो उस चीज की उन्होंने जड़ी हटा दी कि आप हमारे खिलाफ, क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ आप कोई भी केस नहीं लड़ सकते, कोई दायर ही नहीं कर सकते। केस तो लड़ना दूर की बात है, वो कुछ भी करे, वो सारी पावर्स उनके पास में। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं। द पार्लियामेंट ऑल्सो ब्रॉट इन मेनी न्यू चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कई सारे चेंजेस आए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पार्लियामेंट लेकर के आई। इन द बैकग्राउंड ऑफ द रूलिंग ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट in the Indira Gandhi case, an amendment was made declaring that elections of prime minister, president and vice president could not be challenged in the court. जो इंदिरा गांधी का केस चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें ये अमेंडमेंट आया और ये डिक्लेयर किया गया कि इलेक्शन जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के, उनको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कोर्ट में। The 42nd amendment was also passed during the emergency. 42nd amendment भी पास किया गया इमरजेंसी के दौरान ही। You have already studied that this amendment consisted of a series of changes in many parts of the Constitution. आपने पहले ही पढ़ लिया है कि इस अमेंडमेंट के बाद ही कई सारे हिस्से जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो बदले गए हैं। Among the various changes made by the amendment, one was that the duration of the legislature in the country was extended from 5 to 6 years. और इन्हीं सारे बदलावों के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे, उन्हीं में एक चेंज ऐसा भी था जिसमें ये बोला गया था कि लेजिस्लेचर की जो टाइम पीरियड रहता है वो अब 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया है। दिस चेंज वॉज नॉट ओनली फॉर द इमरजेंसी पीरियड। ये बदलाव सिर्फ इमरजेंसी पीरियड के लिए ही नहीं बल्कि बट वॉज इंटेंडेड टू बी ऑफ अ परमानेंट नेचर। इसको परमानेंट नेचर की तरह देखा जाना था। Besides this, during an emergency, elections can be postponed by 1 year. इस सारी चीजों के अलावा इमरजेंसी के दौरान ही इलेक्शंस को पोस्टपोन किया गया था 1 साल के लिए। Thus, effectively, after 1971, elections needed to be held only in 1978 instead of 1976. इसीलिए जो इलेक्शंस होने थे 1971 के बाद में वो 1976 में ना होकर के 1978 में होना तय हुए। तो ये था हमारा कॉन्सिक्वेंसेस और क्या उनके चीजें रही हैं, क्या अलग अलग उन्होंने बदलाव करे हैं, वो सब ये कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई दिक्कत आई हो इस पैराग्राफ के अंदर तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. No, ma'am, no problem. No, ma'am, ओके, no problem. ठीक है। तो आप लोगों का एक होमवर्क है जो आपको करके आना है, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी डोंट हैव मच टाइम। ये शाह कमीशन है, शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी, एक छोटा सा बॉक्स है, बस आपको ये पढ़ के आना है। ये कल आपके लिए आज का होमवर्क है, ठीक है। कल आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से आगे के टॉपिक्स, ठीक है। कंट्रोवर्सीज, इमरजेंसी में जो कंट्रोवर्सीज हुई है उसके बारे में, ठीक है। और बाकी भी पढ़ के आइएगा, और कोई दिक्कत हो भले ही आपको क्योंकि मुझे पता है कि अभी आप लोगों ने ज़्यादा नहीं ध्यान दिया होगा क्योंकि न्यू ईयर और वो सब चल रहा था, तो इस चैप्टर में अभी भी अगर कोई दिक्कत आई हो, आगे के जो टॉपिक्स हैं हमने जो पहले पढ़ लिए हैं तो भी पूछ लेना, ठीक है। वापस से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि अगर हाथ फटाफट करते जाएंगे एक्सप्लेन तो सही रहेगा। बाद में जाकर के पूछोगे तो थोड़ा और वो हो जाएगा डिले, ठीक है। Now I am going to send you link for your another class, history class. Okay, students?